Hello my dear student, once again welcome back to A Square classes. Today we are going to continue our next lecture on same topic, that will be atomic structure. In previous lecture we will already discussed what is spectrum, type of spectrum and hydrogen spectrum. हम लोगों ने स्पेक्ट्रम पढ़ा था, फिर स्पेक्ट्रम में देखा था कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम होते हैं, फिर उसी में हम लोग देखा था लाइन स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम, फिर जितने भी एटॉमिक स्पेक्ट्रम थे दे आर लाइन स्पेक्ट्रम, जितने भी मॉलिकुलर स्पेक्ट्रम थे दे आर बैंड स्पेक्ट्रम। फिर हम लोगों ने देखा था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, वो एटॉमिक था, इमिशन स्पेक्ट्रम था। उस एक केस में कई सारे लाइन मिले थे, सीरीज लाइन हम लोगों ने पढ़ा था, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पैशन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीफर्ड सीरीज एंड हम्फ्री सीरीज। फिर मैंने कहा था हर एक लाइन के लिए उसका जो लोअर ऑर्बिट नंबर होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा। लाइमन के लिए फर्स्ट ऑर्बिट जो ग्राउंड स्टेट था वो फर्स्ट ऑर्बिट था, फर्स्ट लाइमन लाइन सेकेंड ऑर्बिट से आ रहा था, लास्ट लाइमन लाइन कहाँ से आ रहा था, इन्फानाइट से, लास्ट ऑर्बिट से। अगर बाल्मर सीरीज की बात करूँ जो विजुअल रीजन में थे उसके लिए लोअर ऑर्बिट क्या थे, सेकेंड। फर्स्ट बाल्मर लाइन कहाँ से आएगा, थर्ड से। लास्ट बाल्मर लाइन कहाँ से आएगा, इन्फिनिटी से आएगा। यही सब हम लोग देखा था। फिर लास्ट में हम लोग देखा था रिडबर्ग इक्वेशन। अगर कोई सीरीज लाइन में, अगर कोई हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अगर कोई ट्रांजिशन हो रहा है, कोई भी इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हो रहा है किसी भी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में, तो उस रेडिएशन का जो वेवलेंथ था, इसी के लिए हम लोगों ने बोर्ड से भी इसको निकाल सकते हैं, दोनों ऑर्बिट की एनर्जी डिफरेंस को ले लो और डेल्टा ई एच सी अपॉन लैम्डा के बराबर होगा, या डायरेक्ट हम लोग रिडबर्ग इक्वेशन निकाला था 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर हम लोगों ने, चलो रिडबर्ग इक्वेशन एक बार देख लो। मैंने कहा था रिडबर्ग इक्वेशन 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 का स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन n। इक्वेशन इज योर नोन एज रिडबर्ग इक्वेशन। और यहाँ पे z क्या है, एटॉमिक नंबर, n1 लोअर ऑर्बिट, n2 हायर ऑर्बिट, और जो r की वैल्यू थी 1.09 इंटू 10⁻⁷, ये क्या था, रिडबर्ग कांस्टेंट r की वैल्यू थी, जिसको शॉर्ट में हम लोग लेते हैं 1.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। इतना तक आपको समझ में आया था। और ये जो लैम्डा निकलेगा वो किस में निकलेगा, मीटर में निकलेगा। और आप जानते हो कि लैम्डा अगर एंगस्ट्रॉम में लाओगे तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। आप इससे लैम्डा एंगस्ट्रॉम में क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर जो वेवलेंथ होगी या तो एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर में गिवन होती है। फिर दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई ट्रांजिशन हो रहा है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन n2 से n1 पे आ रहे हैं, जंप कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन हम लोगों ने पढ़ा था, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। तो मैंने कहा था इसमें डेल्टा n इंटू डेल्टा n प्लस 1/2, वेयर डेल्टा n क्या होगा, ऑर्बिट डिफरेंस, और डेल्टा n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n2 माइनस n1। इससे अपन क्या कर सकते थे, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकाल चुके। तो आज प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने यही किया था, और यही लेक्चर थोड़ा सा लेंदी भी हो, 10 मिनट एक्स्ट्रा हो गया था आपको, तो हम लोग न्यूमेरिकल नहीं कर पाए थे। आज के लेसन पे हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले प्रीवियस लेक्चर में जो कुछ अब तक पढ़ा है उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। फिर हम लोगों को ड्यूअल नेचर दिखाना है, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम हम लोगों को पढ़ना है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्वांटम नंबर। फिर लास्ट लेक्चर में पढ़ेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। फिर आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर बेटा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए कल के लेक्चर में हम लोग जो पढ़े थे वहां तक पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर सिलेबस को और आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट टॉपिक विल बी योर ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। डी ब्रॉगली ने एक्सप्लेन किया था, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन। फिर हम लोग रदरफोर्ड जो बोर्ड्स था उसको डी ब्रॉगली से कोरिलेट करेंगे, फिर देखेंगे कोरिलेशन बिटवीन या रिलेशन बिटवीन या बोर्ड्स अकॉर्डिंग बोर्ड्स थ्योरी इन टर्म्स ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन। क्लियर है? तो आज हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट कंप्लीट करते हैं, और आज के लेक्चर में बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल कंप्लीट हो रहा है, तो फिर यहीं पे हम लोग पढ़ लेंगे लिमिटेशन ऑफ बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल।
तो एटॉमिक मॉडल अपना कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग ड्यूअल नेचर नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट कर लेंगे। तो आइए प्रीवियस लेक्चर पे जो हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा था उसी पे बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। दो चीज दे दिया, फर्स्ट लाइन और बाल्मर सीरीज। किसके लिए? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए। कह रहा है अगर बाल्मर सीरीज का फर्स्ट लाइन से अगर कोई ट्रांजिशन हो रहा है तो उस रेडिएशन का वेवलेंथ बताओ। किस एटम के लिए? हाइड्रोजन एटम। तो पहले ही हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है, तो जेड की वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? 1। और हाइड्रोजन एटम जेड की वैल्यू क्या? 1। अगर बाल्मर सीरीज की बात कर रहा है तो N1 कितना हो जाएगा? सेकेंड ऑर्बिट। और फर्स्ट लाइन कहां से आएगा? जस्ट एक बाद वाले ऑर्बिट से, तो इसका N2 कितना हो जाएगा? क्लियर है? यही तीन चीजें तो आपको चाहिए होती है। डायरेक्टली लगा दो क्या? रिडबर्ग इक्वेशन 1/λ=r जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर अपॉन 1/n2 का स्क्वायर। तो ये लगा दो। r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? चलो r ही रहने दो। z की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 1/n1 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 1/2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/3 का स्क्वायर कितना? 9। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9 4 जा 36। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा r 1 का स्क्वायर 1 इंटू ये आ जाएगा बेटा, अगर आप मैं एक स्टेप लिख देता हूँ, ये आ जाएगा 9 माइनस 4 अपॉन 36। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1/λ=, यहाँ 5 मल्टीप्लाई आर 5r/36। तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए? लैम्डा की वैल्यू चाहिए। तो λ= हो जाएगा 36/5r। चार ऑप्शन में से गिवन ऑप्शन 36/5r है, तो आपको ये ऑप्शन टिक कर दोगे। नहीं तो आप r की वैल्यू पुट करके फिर इसको सॉल्व करोगे। r की वैल्यू होती क्या है? r = 1.09 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। तो अब देखो यहाँ पे आप r की वैल्यू पुट करोगे ना, तो इस बेटर की आप 1/r की वैल्यू याद रख लो। जनरली मैं r की वैल्यू बता चुका था कि जब भी लगाओगे तो r की वैल्यू वो होती है, लेकिन जब भी आप लैम्डा निकालोगे तो r 1/r के टर्म्स में मिलेगा। सिंपल है ना? या तो आप क्या करो, अगर 1/r की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा 1/0.09 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। तो मीटर इनवर्स ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मीटर 10⁻⁷ क्या हो जाएगा? -7 और 1/1.09। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 0.912 इंटू 10⁻⁷ ये क्या आ जाएगा? मीटर। कोई दिक्कत बेटा? अब मैं क्या करता हूँ, इस मीटर को अगर सेंटीमीटर में ले आओ, इस मीटर को सेंटीमीटर ले आओ, तो 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर। एक 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 9.12 और दूसरा 10, इसको 10⁻⁻6 सेंटीमीटर में कर देंगे। या तो आंसर आपको एंगस्ट्रॉम में होंगे या तो आंसर आपको नैनोमीटर में होंगे, क्योंकि वेवलेंथ जनरली नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम में करते हैं। तो 1 मीटर = 10⁻⁹ क्या? 1 मीटर = 10⁻, या 10⁻�9 मीटर = 1 नैनोमीटर। तो आप इसको करोगे तो 91.2 10⁻�9 तो 91.2 नैनोमीटर आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वापस से आ जाएगा, डेसिमल को इधर शिफ्ट कर लो तो पावर क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। तो 912 इंटू 10⁻⁸। इफ डेसिमल शिफ्ट राइट हैंड साइड पावर विल डिक्रीजेज। तो 6 से कि 2 डिजिट सेकंड क्या? तो 10⁻⁸ सेंटीमीटर और 10⁻⁸ सेंटीमीटर को क्या बोल सकता हूँ? एंगस्ट्रॉम। तो ये वैल्यू आ जाएगी 912 एंगस्ट्रॉम। ये किसकी वैल्यू है? ये 1/रिडबर्ग कांस्टेंट r की वैल्यू है। अब डायरेक्टली इसको यहाँ पे पुट कर दो तो आपको क्या निकल जाएगा? आंसर बेटा आपकी वैल्यू लिख दो तो कितना हो जाएगा? 36 मल्टीप्लाई 912/5। जब आप इसको सॉल्व करोगे, क्योंकि हमने 1/r की वैल्यू निकाली ना, तो 1/r की जगह ये पुट कर दिया 912 एंगस्ट्रॉम। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका 566 एंगस्ट्रॉम।
तो जनरली इसी टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, या तो 36/r कल के लेक्चर में हम लोगों ने किया भी था, नहीं तो मैंने कहा रिडवर कांस्टेंट वैसे भी r की वैल्यू याद रखते हो तो 1/r की अगर आप याद रख लोगे कितना होगा 912 एंगस्ट्रॉम, तो डायरेक्टली आप 912 कर दोगे तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा क्या हो जाएगा इजी। क्लियर है? तो आप इसको समझ करके लिखो। क्वेश्चन में कह रहा था वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज हाइड्रोजन एटम Z1 बाल्मर सीरीज N1 2, फर्स्ट लाइन मतलब N2 3 से 2 पे आ रहा है, जस्ट हमने पुट कर दिया, लैम्डा की वैल्यू निकाल ली। थोड़ा सा मैंने क्या सीखा आज कि जनरली 1/r की वैल्यू मैंने कहा याद कर लो कितना 912 एंगस्ट्रॉम, डायरेक्टली 912 डाल दिया, आंसर आ गया 6566, दैट विल बी योर आंसर। क्लियर है? ये फर्स्ट क्वेश्चन आप समझ करके लिखो। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर छोटा सा क्वेश्चन लिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम प्रीवियस क्वेश्चन पे लिया है। आप वीडियो को पॉज करेंगे और इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करेंगे, आपसे ये आंसर निकल के आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना कि कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ थर्ड लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ थर्ड लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये क्वेश्चन नंबर 2 ले लेता हूं, ये क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है थर्ड लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हम लोग सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मतलब Z की वैल्यू कितनी होती है 1। अब कह रहा है ब्रैकेट सीरीज लेमन बाल्मर प्रेसन ब्रैकेट, ब्रैकेट के लिए N1 की वैल्यू कितनी हो गई 4, तो फर्स्ट लाइन कहां से आएगा 5th से, सेकंड लाइन कहां से आएगा 6th से, थर्ड लाइन कहां से आएगा 7th से, तो इसका N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी इससे, कोई दिक्कत? बस यही मैंने कहा था, सीरीज आपको बस ऑर्बिट नंबर नहीं दे करके सीरीज लाइन दे देगा। कह रहा है थर्ड लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज, तो लेमन फर्स्ट के लिए, बाल्मर सेकंड के लिए, पेर्सन थर्ड के लिए, ब्रैकेट फोर्थ के लिए, और फोर्थ का थर्ड लाइन कहाँ से आ जाएगा, मैंने कहा तो उस लाइन को उसकी लोअर ऑर्बिट में ऐड कर दो, 4 + 3 क्या आ गया 7। क्या पूछा है आपको कैलकुलेट वेवलेंथ, तो वापस से फॉर्मूला लगा दो 1/λ = क्या लगाओगे स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो r की वैल्यू r ही रहने दो, z मतलब 1 का स्क्वायर, तो ये भी तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1/n1 का स्क्वायर तो 1/16 माइनस 1/49। जब आप इसको करोगे तो यह आ जाएगा 1/λ = r, ये 1 ही रहेगा, ये आ जाएगा 49 - 16/49 × 16। जब आप इसको सॉल्व करके निकालोगे बेटा तो ये आपका आ जाएगा 1/λ = r, 49 - 16, देखो 9 - 6 3, 4 - 1 3 × 33, और ये 49 को अगर 16 से करोगे तो ये 784 आएगा, ये आ जाएगा 784। तो 1/λ = 33r/784। फिर अगर लैम्डा की वैल्यू निकालोगे, सॉरी यहाँ से आप लैम्डा निकालो, यहाँ से आप लैम्डा निकालो, लैम्डा = आ जाएगा बेटा 784/33r। और आपको पता है 1/r की वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाला है, आप जानते हो 1/r = 912 एंगस्ट्रॉम, तो पुट कर दो लैम्डा = 784 × 912/33, दैट इसको सॉल्व करके लिखो, यही आपका आंसर क्या होगा एंगस्ट्रॉम में, दैट विल बी योर आंसर। सॉल्व करके लिखोगे तो आ जाएगा 21, दैट विल बी योर। सेम वही क्वेश्चन था, यहाँ पे बस ब्रैकेट सीरीज मैंने ले लिया है, मतलब N1 और N2 की वैल्यू चेंज कर जाएगी। क्लियर है? तो R की वैल्यू आप डालोगे तो थोड़ा सा इससे अच्छा है कि 1/r की वैल्यू याद रखो, क्योंकि लैम्डा r की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आपको r से ज्यादा 1/r की वैल्यू लगेगी, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 912, तो पुट कर दो, ये वैल्यू आ जाएगा 21,667, दैट विल बी योर आंसर।
तो आप आराम से खुद से बेटा सॉल्व करो। आज का लेक्चर ही हम लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए है, तो आपसे आराम से सॉल्व होंगे, 1 बाय 1 आप इसको करते रहें। आप इसको समझ करके लिखो। जिन लोगों से सॉल्व हो गया वो क्वेश्चन नंबर 3 क्या करे बेटा, अटेम्प्ट करे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करना है आपको, अटेम्प्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। द वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज 15200 सेंटीमीटर इनवर्स। कह रहा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के फर्स्ट लाइन, बाल्मर सीरीज के फर्स्ट लाइन के लिए जो वेव नंबर है वो दिया हुआ है 15200 सेंटीमीटर इनवर्स। ये आपको गिवन है। कह रहा है वेव नंबर बताओ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ लिथियम आयन विल बी। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं फिर देखना। अब फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, तो ये आपका फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज है ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो चलो पहला केस को करते हैं। इसका वेव नंबर दिया हुआ है, मतलब 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू वेव नंबर, ये दिया हुआ है 15200 सेंटीमीटर इनवर्स। किसके लिए, बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो Z की वैल्यू 1, बाल्मर है तो N1 की वैल्यू 2 है, फर्स्ट लाइन मतलब N2 की वैल्यू 3। कोई दिक्कत बेटा? तो आओ इसका वेव नंबर निकाल लेते हैं फॉर्मूला से। वेव नंबर इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा, वेव नंबर इज इक्वल टू बेटा 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू RZ स्क्वायर 1 बाई N1 का स्क्वायर अपॉन 1 बाई N2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है बेटा? अब ध्यान से देख लो, पुट कर दो तो R की वैल्यू R ही रहनी है, Z की वैल्यू 1 का स्क्वायर और बाकी जो वैल्यू है देखो 1 बाई N1 का स्क्वायर मतलब 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 9, और ये वैल्यू आपको दे रखी है 15200। कोई दिक्कत? सेकेंड कह रहा है वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ लिथियम आयन। कह रहा है लिथियम लाइन के लिए और फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर। तो आओ केस 2 सॉल्व करके देखो। लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। लिथियम आयन के लिए Z की वैल्यू 3, बाल्मर सीरीज है तो N1 2 हो जाएगा, और यहाँ भी कह रहे हैं फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर तो N2 की वैल्यू क्या हो जाएगा 3। इसका वेव नंबर पूछा है, तो ध्यान से देखना। वेव नंबर इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा RZ स्क्वायर, RZ स्क्वायर तो Z के जगह चलो मैं फॉर्मूला पर लिख देता हूँ 1 बाई N1 का स्क्वायर अपॉन 1 बाई N2 का स्क्वायर। तो ध्यान से देखना ये कितना हो गया, RZ की वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 बाई 9। अब यहां से देखना इसकी वैल्यू लिखोगे तो R कितना हो जाएगा 5R बाई 36। 5R बाई 36 की वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है 15200। 15200 तो यहाँ पे पुट कर दो तो ये कितना हो जाएगा R इंटू 9 मल्टीप्लाई 5 बाई 36। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 5 बाई 36। अब करना क्या है वो आप इसको भी सॉल्व करोगे तो आंसर निकल जाएगा। अब इसके हेल्प से ये 5R बाई 36 की वैल्यू मैंने इसको क्या किया सब्ट्रैक्ट किया है, तो 9 4 जा 36, ऊपर 9 माइनस 4 कितना 5R बाई 36। इसकी वैल्यू 15200 है, तो यहाँ पे पुट कर दूं तो ये वैल्यू आ जाएगा बेटा, ध्यान से देखना 9 मल्टीप्लाई 15200 इसमें सेंटीमीटर इनवर्स, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर 13600 सेंटीमीटर। तो भी आपको सफिशिएंट इंफॉर्मेशन था। वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज फॉर लिथियम आयन सबकी वैल्यू पता है, निकाल लो। इस फॉर्मूला से बस यही यूज करना था कि इसकी वैल्यू 5R बाई 36 की वैल्यू कितना 15200 सेंटीमीटर इनवर्स दिया हुआ था, तो सिर्फ आपको क्या करना है 9 से मल्टीप्लाई करना है, ये निकल जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा 13680 सेंटीमीटर इनवर्स। दैट विल बी योर आंसर।
काफी अच्छे से मैंने आपको समझाया है, आप इसको आराम से समझ करके लिखो। आई होप आपसे खुद से सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पे बेस्ड। एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ना, हम लोगों ने पढ़ा था मैक्सिमम एनर्जी, तो फ्रीक्वेंसी भी मैक्सिमम होगा, उस केस में लेमडा शॉर्टेस्ट होगा। याद है जब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था स्पेक्ट्रम से जस्ट पहले वाला लेक्चर, कि आपसे बोलेगा कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होगा और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब होगा, या चार ऑप्शन में से चूज करने के लिए देगा कि किस ट्रांजिशन में मैक्सिमम एनर्जी होगी, किस में मिनिमम एनर्जी होगी। तो मैंने कहा था जब भी मैक्सिमम एनर्जी हो या शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हो, n1 सबसे छोटा हो और n2 सबसे हायर हो। क्लियर है? जितने न्यूक्लियस के पास तक ट्रांजिशन आएगा उसके इसमें एनर्जी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। आइए उसी पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए बेटा, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हम लोगों ने देखा था। कह रहा है कैलकुलेट रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ। किसकी बात कर रही है बेटा? मैक्सिमम वेवलेंथ या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज एंड बाल्मर सीरीज। कोई भी एटम के लिए कह रहा है मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज एंड बाल्मर सीरीज का क्या निकालो रेशियो। इसको क्वेश्चन नंबर 4 पकड़ लेते हैं। आइए पहले हम ये तो समझ ले कि मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब क्या हुआ। आप जानते हो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो अगर ये कह रहा है लैम्डा मैक्सिमम, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स जो एनर्जी है ये मिनिमम हो। मिनिमम होने के लिए हमेशा क्या होना चाहिए? नियर बाई ट्रांजिशन होना चाहिए। पहला कह रहा है लाइमन सीरीज, तो लाइमन के लिए बात करोगे तो इसका n1 कितना होता है? 1। तो लाइमन का भी मिनिमम एनर्जी चाहिए, तो n2 क्या होगा? जस्ट बाद का, तो n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 2। दूसरा सीरीज लाइन कौन सा है? बाल्मर सीरीज। तो बाल्मर के लिए बात करोगे तो n1 कितना हो जाएगा? 2। तो n2 कितना होगा? जस्ट बाद का 3। ये तो आपको समझना था। किसका पूछा है? कैलकुलेट रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। तो ऊपर में लाइमन का वेवलेंथ लेंगे, यही होगा ना? ऊपर में किसका वेवलेंथ लेंगे? लाइमन का। ऊपर में क्या लेंगे बेटा? लाइमन का। तो लैम्डा मैक्स लाइमन अपॉन लैम्डा मैक्स बाल्मर, ये निकाल। तो लाइमन को क्या लिख सकते हैं? देखो ना, 1 बाय बाल्मर, ये ऐसा आता है 1 बाय लैम्डा बाल्मर अपॉन 1 बाय लैम्डा लाइमन, क्योंकि हम लोग रिडबर इक्वेशन 1 बाय लैम्डा के टर्म्स में ना। देखो देखो लाइमन बाय बाल्मर आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे आर जेड स्क्वायर। किसका लिखेंगे? बाल्मर का लिखेंगे। तो मैं ब्लू पेन से बाल्मर का लिखता हूँ, आर जेड स्क्वायर। बाल्मर के लिए n1 की वैल्यू 1/4 माइनस 1/9 अपॉन नीचे में 1 बाय लैम्डा, किसके लिए? लाइमन के लिए, आर जेड स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1/1 माइनस 1 का स्क्वायर 4। बाल्मर के लिए लिखा, तो बाल्मर के लिए n1 की वैल्यू 2, n2 की वैल्यू 3, तो 1/n2 n1 का स्क्वायर 1/n2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4 1/3 का स्क्वायर 9। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आर आर कैंसिल, जेड स्क्वायर कैंसिल, बेट आर जेड स्क्वायर होता है जेड स्क्वायर जेड, जो भी एटम होगा उसका दोनों एटम का जेड सेम ही होगा। तो ऊपर में जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू बेटा आपको आ जाएगी 9 माइनस 4 अपॉन 36, नीचे में आ जाएगा बेटा 4 माइनस 1/4, तो ये कितना हो जाएगा 5/36 अपॉन 3/4। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5/36 मल्टीप्लाई 4/3, तो ये आंसर आ जाएगा बेटा आपको 5/27। दैट विल बी योर आंसर। इसमें क्या किया हमने? कह रहा था लैम्डा वेवलेंथ मैक्सिमम होना चाहिए, तो एनर्जी क्या होगा? मिनिमम। बस इसके लैंग्वेज आपको समझना होगा।
लाइमन का N1 1 है, N2 कैसे डिसाइड करोगे? तो मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब मिनिमम एनर्जी में तो N2 पास का होना चाहिए, हमने पुट कर दिया। तो कह रहा है मैक्सिमम लाइमन बाई बाल्मर, तो लाइमन के लिए क्या लिख सकते थे कि हमको लीडबर्ग इक्वेशन क्या है, 1 बाई लैम्डा के टर्म्स में ना, लीडबर्ग इक्वेशन तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 बाई N1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 का स्क्वायर, ये 1 बाई N1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 का स्क्वायर इसके टर्म्स में। तो मैं क्या किया, बाल्मर को ऊपर लाया, तो 1 बाई क्या लैम्डा ऑफ बाल्मर 1 बाई लैम्डा ऑफ लाइमन, क्या किया, सॉल्व कर दिया। तो आपको इसी टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे जिसको यूज करके आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसको पहले तो समझ करके लिखो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं, फिर मैं स्पेक्ट्रल लाइन, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन पे क्या कराता हूँ, क्वेश्चन करा देता हूँ। कोई दिक्कत? आप इसको लिख लो पहले। हम लोगों ने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन पे लिया है, आप देखिए इसको, फॉर्मूला यूज करना सीखिए, क्वेश्चन का लैंग्वेज समझिए। हम लोगों ने अब तक कितने क्वेश्चन किए, 4। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 5 दे देता हूँ और इसको मैं क्वेश्चन नंबर 6 देता हूँ, ध्यान से देखना। कह रहा है इन ए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इफ इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम 7th to 1 ऑर्बिट, कोई भी एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है जिसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से जा रहा है, 7th to 1st ऑर्बिट में आ रहा है, मतलब ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, मैंने कहा था किसी भी ट्रांजिशन में अगर इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट पे आ जाए बाय ट्रांसमिशन इन मल्टीपल स्टेट, देन नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, इस केस में जो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन है, हमने क्या फॉर्मूला लिखा था, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, यही कहा था ना, ध्यान से देखो। तो n की वैल्यू कहाँ है, 7 से ग्राउंड स्टेट 1 पे आ रहा, सबका ग्राउंड स्टेट तो 1 ही है, तो कितना हो जाएगा, 7 इंटू 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा बेटा 7 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई 2, 7 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 42 बाई 2, तो ये कितना जाएगा 21, दैट विल बी योर नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, कितना हो जाएगा 21। मैंने आपको दो ही फॉर्मूला बताए थे, कहा था अगर किसी से ग्राउंड स्टेट पे आ जाए तो कितना होगा n इंटू n माइनस 1, दूसरा कहा था किसी भी ऑर्बिट से अगर कोई भी दूसरे ऑर्बिट पे आए, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 देखो, कह रहा इन ए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम 6th to 2nd ऑर्बिट। अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं, ये कहां से आ रहा है, 6th to 2nd ऑर्बिट पे आ रहा है, तो n1 कितना ले लें 2 और n2 कितना ले लें 6, तो यहाँ पे डेल्टा n कितना होगा 6 माइनस 2 डिवाइड इक्वल टू 4, आ गया। मैंने कहा था इस केस में जो नंबर ऑफ लाइंस होंगे, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस होंगे, कहा था डेल्टा n इंटू डेल्टा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। पहले आप समझ लो फिर मैं दोनों फॉर्मूले को कोरिलेट कर देता हूं। तो डेल्टा n कितना हो जाएगा बेटा 4 इंटू 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 4 प्लस 1 कितना 5, 5 4 जा 20, 20 डिवाइडेड बाई 2 10, दैट विल बी योर आंसर। ये और ये फॉर्मूला एक ही है। आइए पहले क्वेश्चन को अगर इस फॉर्मूला से मैं सॉल्व करता हूं, तो यहाँ पे देखना, पहले क्वेश्चन के लिए इस फॉर्मूला से अगर मैं सॉल्व करूं, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, ये 7 to 1 आ रहा है, अगर ये 7 to 1 आ रहा है तो n1 1 है और n2 कितना है 7, तो डेल्टा n कितना हो जाएगा 7 माइनस 1 कितना 6, डेल्टा n कितना होगा 7 माइनस 1 6। अब लगा दो डेल्टा n इंटू डेल्टा 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 6 इंटू 6 प्लस 1 7 डिवाइडेड बाई 2, तो यह जाएगा यही है ना। अगर इसमें यह फॉर्मूला लगा दोगे इस क्वेश्चन के लिए, क्या हो जाएगा डेल्टा n इंटू डेल्टा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा डेल्टा n की वैल्यू 6 इंटू 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो यही हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 2, देखो यही
दोनों फॉर्मूला एक ही है, बस मैंने कहा था इस फॉर्मेट में याद रखोगे ना तो आपको जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो अगर किसी भी nth ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है तो n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, और किसी भी हायर ऑर्बिट से किसी भी लोअर ऑर्बिट पे आ रहा है अदर देन ग्राउंड स्टेट, then we have to use this formula, number of spectral line is equal to delta n into delta 1 plus 1 divided by 2, you will get your answer। ये दोनों फॉर्मूला हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देखे थे, मैं लास्ट में हम लोग न्यूमेरिकल नहीं कर पाए थे, इसलिए आप इसको समझ करके लिखो, आपको ये मिल जाएगा। कोई दिक्कत बेटा? आप इसको देखो, हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्पेक्ट्रल लाइन पे ही है। कह रहा इन हाइड्रोजन एटम, पहले क्या था आपको N1 और N2 की वैल्यू दी हुई थी और नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन आपसे पूछा गया था। इस क्वेश्चन में क्या बेटा, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन आपको गिवन है, N1 या N2 की वैल्यू पूछ लेगा। कह रहा इन हाइड्रोजन एटम इफ इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम nth ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, देखो कहां से कहां मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, NH टू फर्स्ट ऑर्बिट। तो जो N2 की वैल्यू है वो 1 ले ले और N1 की वैल्यू है कितना ले ले 1, तो डेल्टा N कितना हो जाएगा, डेल्टा N इज इक्वल टू हो जाएगा N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 तो कितना हो जाएगा बेटा N माइनस 1, ये डेल्टा N की वैल्यू। कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑब्जर्व इन स्पेक्ट्रम आर 10, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितना है 10, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन की वैल्यू 10 है, जो फॉर्मूला होता है डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब पुट कर दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, कितना हो जाएगा 20 10 मल्टीप्लाई टू 20 इज इक्वल टू डेल्टा एल की वैल्यू n माइनस 1, और यहाँ पे पुट कर दो डेल्टा एन की वैल्यू n माइनस 1 और प्लस 1, ये प्लस 1 ये फॉर्मूला का है। चलो ये डेल्टा n की वैल्यू n माइनस 1 ब्लू पेन से लिख देता हूँ, तो ये माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये आ जाएगा 20 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू n। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आ जाएगा 20 इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, कैसे देख लो, n स्क्वायर माइनस n माइनस 20 इज इक्वल टू 0 की वैल्यू। तो आ जाओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। ये n स्क्वायर, ये माइनस n है, तो इसको क्या लिखूं, n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 5n माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब देखो इस टर्म्स को देख लो, प्लस 4n माइनस 5n कितना आ जाएगा माइनस n, यहाँ से n कॉमन ले लूँ तो n कॉमन लोगे तो ये n प्लस क्या आ जाएगा 4, और इन दोनों पार्ट में से अगर माइनस 5 कॉमन ले लूँ, माइनस 5 कॉमन लूँ तो ये कितना हो जाएगा n प्लस 4, यही होगा ना। तो यहाँ से इज इक्वल टू 0, यहाँ से n प्लस 4 कॉमन ले लूँ तो जगह n प्लस 4 इंटू n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो एक बार n की वैल्यू माइनस 4 आएगा, n की वैल्यू प्लस 5 आ जाएगा, तो इससे n की दो वैल्यू आ जाएगी। बेटा मैं यहाँ लिखता हूँ n प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू माइनस 4, ये नॉट पॉसिबल होगा। n माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू प्लस 5, दैट विल बी योर आंसर। पहले ध्यान से देखना हमने कैसे सॉल्व किया। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन 10 दिया हुआ था, कह रहा था n से 1 पे जा रहा है, तो डेल्टा n की वैल्यू कितनी हो जाएगी n माइनस 1। फॉर्मूला में पुट कर दिया डेल्टा n की वैल्यू, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। कैसे पुट किया, 10 इज इक्वल टू डेल्टा n इंटू डेल्टा n प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया यहाँ पे, तो 20 इज इक्वल टू n माइनस 1, डेल्टा n की जगह n माइनस 1 रखा, यहाँ भी डेल्टा n की जगह n माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 कैंसिल, था 20 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू n, 20 इज इक्वल टू n माइनस 1, n से मल्टीप्लाई किया तो n स्क्वायर माइनस n माइनस 20 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से n की वैल्यू क्या निकाल लिया, सॉल्व किया, तो यहाँ पे माइनस n को
+4n -5n लिखा तो दोनों मिल करके कितना हो जाएगा -n। अब यहाँ से n कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा n+4 और यहाँ से -5 कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा n+4 मल्टीप्लाई कर दो तो -5n -20 0। अब यहाँ पे n+4 है बेटा और यहाँ भी n+4 है, कॉमन ले ले n+4 कॉमन लिया तो बचा n-5। दोनों का ये टर्म्स मल्टीप्लाई ये टर्म्स क्या हो जाएगा 0। तो या तो ये टर्म्स 0 है तो भी 0 × 0 0, या ये टर्म्स 0 है तो भी 0 × दिस टर्म इक्वल टू 0। तो एक बार इसको 0 किया n+4 = 0 तो n = -4, ये तो हो नहीं सकता निगेटिव। दूसरा n-5 = 0 तो n = +5, ये आपका क्या हो सकता है n की वैल्यू, मतलब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा होगा 5th ऑर्बिट से आ रहा है तो ये nth की वैल्यू कितना होगी 5, दैट विल बी योर आंसर। तो आपसे किसी भी फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपका कॉन्सेप्ट इतना बिल्डअप होना चाहिए बेटा कि आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। क्वेश्चन पर हो तो आपको लैंग्वेज समझ में आना चाहिए कि आप इसको कैसे सॉल्व करें। क्लियर है? तो आज के लेक्चर में न्यूमेरिकल हम लोग यहीं तक रखते हैं। लास्ट में एक हेडिंग डाल दो आप, ड्रॉबैक ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। पहले आप इसको समझ करके लिखो, फिर हेडिंग डालिए, लिमिटेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, लिमिटेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो आइए आज के लेक्चर का और बोर्स मॉडल का सबसे लास्ट पार्ट हम लोग पढ़ लेते हैं, लिमिटेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। सबसे पहला लिमिटेशन आपको याद होगा, सर आपको खुद रिकॉल करेंगे, सर आपने कहा था बोर्ड इज अप्लीकेबल फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन, बोर्ड इज अप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अगर किसी एटम में मल्टीपल इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग जैसे लिथियम देख रहे थे तो लिथियम आयन के लिए बोर्स थ्योरी देख रहे थे, ना कि लिथियम के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट लिखना, क्योंकि बोर्स मल्टी इलेक्ट्रॉन पे वैलिड ही नहीं होगा, क्योंकि वहां पे स्क्रीनिंग शिल्डिंग का फंडा आ जाएगा जो हम लोग आगे देखेंगे, पीरियोडिक टेबल जो हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के जस्ट बाद कंप्लीट करेंगे, वहां पे हम लोग बड़े आराम से इसको पढ़ेंगे। अभी आप लिख लो कुछ पॉइंट है। बोर इज नॉट अप्लीकेबल फॉर, बोर्स थ्योरी इज नॉट अप्लीकेबल फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। सेकेंड लिमिटेशन लिखना, बोर्स पार्सुलेट में हम लोगों ने जो पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व इन दोज सर्कुलर ऑर्बिट इन विच देयर एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh/2π। ये बोर का क्या था, एजम्पशन था, बोर ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया था। लिखना, बोर कुड नॉट एक्सप्लेन why the angular momentum of revolving electron is equal to nh/2π, is equal to nh/2π। Third point, Bohr theory does not explain a spectral line, बोर थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रल लाइन। जो हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखे, एमिशन एब्जॉर्प्शन देखे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखे, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट देखा, बोर ये सब को एक्सप्लेन नहीं कहते। बोर थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम, बैक में लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। थर्ड, फोर्थ, बोर थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन splitting of spectrum, that is splitting of light. Bohr theory does not explain splitting of light। और सबसे पहला चीज, Bohr's theory is based on classical mechanics, it not explain the wave nature of light, wave nature of electron। Bohr's assumption is electron are particle, और Bohr की theory, पूरी जो theory थी ना, वो particle nature of electron पे क्या थी बेटा, based थी। यही कुछ छोटे छोटे पॉइंट थे जो क्या था, लिमिटेशन ऑफ बोर्स थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम लोग यहीं से कहानी स्टार्ट करेंगे। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां पे हम लोग दो थ्योरी पढ़ेंगे, एक तो डी ब्रॉगली इक्वेशन और दूसरा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब तक हम लोग जितने भी एजम्पशन किए थे, जितने भी थ्योरी हम लोगों ने पढ़ा, एजम्पशन तो किया नहीं है, ऑल दीज आर बेस्ड ऑन
ऑल दीज आर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन और पार्टिकल, और सारे एग्जाम्स हम लोग पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड हम लोगों ने किया है। कल के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है डी ब्रोगली इक्वेशन। ब्रोगली इक्वेशन जिसको हम लोग आइंस्टीन के जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है उससे कोरिलेट करेंगे, और यहीं पे हम लोग जो वेवलेंथ है उसको मोमेंटम से कोरिलेट करेंगे। आई होप आज का लेक्चर जो हम लोगों ने जो बेस्ट किया है वो प्रीवियस लेक्चर को समझने के लिए हम लोगों ने आज कुछ क्वेश्चन किए हैं, फिर हम लोग लिमिटेशन ऑफ बोर्स थ्योरी देखे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक फ्रेश टॉपिक पढ़ेंगे वेव नेचर ऑफ लाइट, जो काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप जरूर कंटिन्यू करिएगा, आपको काफी अच्छा समझ में आएगा। हर बार क्वेश्चन आते ही है ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट पे। एज यूजुअल लेक्चर कैसा लगा मुझे बताइएगा जरूर, आप मन से पढ़ें, कंटिन्यू करें, और हर लेक्चर पे आप कंप्लीट नोट्स बनाएं, और जब भी जो लेक्चर कंप्लीट हो उस पे बेस्ट आप जो बेटा आपको एक्सरसाइज डीपीपी मिलते हैं आप उसको जरूर सॉल्व करें। इतनी देर तक बने रहने के लिए, लेक्चर को सुनने, समझने और आपको अपना काम ऑनेस्टली करने के लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड बाय बाय।